9 बजने वाले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का टाइम शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। जन सरोकार की खबरें लेकर हाजिर हो गया हूं। कल सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय सहारा का अंतिम संस्कार हुआ, मगर दोनों बेटे उसमें शामिल नहीं हुए। 16 साल के पोते ने मुखाग्नि दी। सवाल है, सहारा ग्रुप चलाएगा कौन अब? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा कौन लौटाएगा? क्या सरकार इन्हें सहारा देगी या नहीं? कॉलिंग कार्ड में बेसहारा निवेशकों की कहानी। आज पंजाब में हमने पीले सोने और हम कह दें कि रेत माफिया के अवैध खनन की पड़ताल की है। सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वादा किया था कि लीगल माइनिंग से हजारों करोड़ आएंगे और इसी पैसे से बिजली पानी जैसी मुफ्त स्कीम चलाई जाएंगी। मगर 1.5 साल में राजस्व कितना मिला? और क्या अवैध खनन बंद हुआ पंजाब में? बिहार के बाद आज एक्सक्लूसिव में पंजाब की फाइल खोलनी है। फाइल तो उस अफसरों की भी खुलनी चाहिए जो कहते हैं उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर 2 या 3 दिन में बाहर आ जाएंगे। अब तो 6 दिन हो गए। क्या कोई बाहर आया? आपने देखा कोई? अब क्या दिक्कत आ रही है? मलबे की ड्रिलिंग का काम स्लो क्यों है? फैक्ट फाइंडिंग में आज ये बताना है आपको। 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब दुनिया जानती है। तैयारियां शुरू हैं। पीएम मोदी फाइनल मैच देखने जा सकते हैं। मैच में पहले एयर शो होगा और बाद में लाइट एंड साउंड शो। इसकी रिहर्सल की तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पर आज आपको दिखा देंगे। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद सहारा निवेशकों को पैसा मिलने की आखिरी आस भी खत्म होती दिख रही है। सुब्रत राय के बेटे और पत्नी अंतिम संस्कार में नहीं आए। इससे निवेशकों को लगता है कि वो उनके पैसे अब कहां देंगे। देश भर में फैले सहारा के करोड़ों निवेशकों के मन में एक ही सवाल है कि उनकी जमा पूंजी उसका क्या होगा? सहारा में फंसी रकम उन्हें वापस मिलेगी या डूब जाएगी? दिमाग कुछ काम करता नहीं है। इतना बड़ा हमारा अमाउंट चला गया है कि बहुत मुश्किल लगती है, बहुत समस्या है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, अभी समझ नहीं आता। जमा पूंजी खोने का गम क्या होता है? कोई सुनील कुमार से पूछे। यूपी के इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। 45 साल के सुनील 15 साल की बेटी के पिता भी हैं। ताउम्र पेट काटकर सहारा की अलग अलग स्कीमों में इस उम्मीद में निवेश किया कि गाड़ी कमाई डबल हो जाएगी, लेकिन रकम डूब गई। आज आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर चिंता की लकीरें। रोज की रोज जमा करता था डेली के मेरे बच्चों के काम आएगा। ये लगभग 6 लाख रुपए मेरा जमा है। आज 2 से 3 साल में चोटी हो चुके हैं और वो उसमें से एक भी पैसा मुझे आज तक मिला नहीं है। काफ़ी निराशा में है और सहारा सीरीज जो है गुजर चुके हैं और अब हमारा सहारा कौन होगा ये समझ नहीं आता। अब हम किस दीवार पे सर फोड़े? जो अमित शाह जी ने जिसका ओपनिंग की थी कि सहारा के पैसे अब लोगों के अकाउंट में 45 दिन के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। आज 3 महीने हो चुके हैं, एक भी पैसा उसमें नहीं मुझे प्राप्त हुआ। सुनील कुमार प्राइवेट जॉब करते हैं। कमाई भी उतनी नहीं है जिससे 6 लाख की चोट सह सके। पत्नी से भी सुनील की हालत देखी नहीं जाती। वो रो रो कर सरकार से फरियाद करती है कि हमारे खून पसीने की कमाई दिला दो। हमारा अब सहारा कौन बनेगा हमें पता नहीं। बताइए हमें, हम पूछना चाहते हैं कि बताइए कौन बनेगा? हमारे बच्चों के लिए हमने जोड़ा, हम दोनों ने जोड़ा, वो कैसे बढ़ा, कैसे आगे चलेंगे? आप हमें बस जो है वो दीजिए हमें बस। ये पैसा कैसे रिफंड होगा, इसके लिए कुछ आप लोगों ने प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, इन्होंने बहुत प्रयास किया। यूपी में और ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो पैसा डूबने का दर्द झेल रहे हैं। इनकी नब्ज टटोलने के लिए हम इटावा के भपथना इलाके में पहुंचे। ये कैलाश सिंह यादव हैं। उम्र 65 साल है। 2007 से 2018 तक सहारा ग्रुप की हाउसिंग स्कीम क्यू शॉप और सहारियन यूनिवर्सल में 45 लाख लगाए। उम्मीद थी कि रकम दुगनी चौगनी हो जाएगी, लेकिन सब ख्वाहिशें
मिट्टी में मिल गई। सभी लोगों को मिला के हमारा भुगतान होना चाहिए था 45 लाख। हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चों की भविष्य अंधकार में चला गया सर। प्लाट मकान बनवाना चाह रहे थे, मकान भी नहीं बन पा रहा। कागज लिए देख रहे जी, ये साहब कागज हाथ में है और कुछ नहीं है हमारे हाथ में, न पैसा है न कुछ है। हमारे 3 स्टैंड पड़े हैं सर, इसी टेंशन में रात में नींद नहीं आती। 3 स्टैंड पड़े, हमारे कानपुर कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन हुआ, ये भुगतान न होने से हम बहुत दुखी हैं। हमारा हार्ट अटैक पड़ गया सर। कैलाश सब कुछ गंवा बैठे, बच्चों के लिए मकान भी नहीं बनवा सके और परेशानी में दिल का दौरा पड़ा वो अलग से। अब इनसे मिलिए, ये है सहारा के चक्कर में बेसहारा हुए रविकांत दुबे। इटावा के जटपुरा मोहल्ले में रहते हैं, उम्र 52 साल है। बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि घर का चूल्हा चौका चल सके। चौंकने के चक्कर में रविकांत के कितने डूबे, ये इनसे ही सुन लीजिए। सहारा में मैंने जो है 2010 में रुपये जमा किए थे, अबोर्ड में और हाउसिंग में। मैंने अपना जमा किया, अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का जमा किया। आज मेरे न तो मम्मी पापा हैं, न मेरा खुद का मकान है। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, क्योंकि मेरा जो भी था पैसा वो सब डूब गया है। कहीं से कोई मिलने की आशा नहीं है। अब हम जो रिश्तेदारों से मदद लें, कोई मदद नहीं कर रहा है। वो कह रहा अब तुम्हारी क्या मदद करें, तुमने हमारा खुद पैसा बर्बाद दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जो सहारा था, सहारा शरीफ, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अब हमको पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि आप ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों का भुगतान करें। सहारा निवेशकों का दर्द जानने के लिए हम मेरठ भी पहुंचे। वहां की पंचशील कॉलोनी में रहते हैं प्रवेंद्र त्यागी। 100 रुपए बचाकर प्रवेंद्र ने 26,000 रुपए जमा किए। 64 महीने में डबल होने थे, लेकिन पैसा तो डबल नहीं हुआ, लेकिन परेशानी 4 गुना जरूर बढ़ गई। 100 रुपये कर करके मैंने 15-16 हज़ार या 26,000 रुपये के आसपास मैंने वहाँ जमा किए। जब मैं अपने पैसे लेने गया तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे कहा कि जी अभी तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और ये मैंने 15-20 चक्कर मारे तो उन्होंने मुझे ये एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि आप इसे ले जाओ और 64 महीने बाद आपको 26,000 के 1 लाख रुपये मिलेंगे। और आदमी कैसे कर करके 100 रुपये कर करके मैंने ये पैसे जोड़े हैं। और अब तो जो सहारा के जो मालिक हैं सुब्रतो राय जी, उनकी भी डेथ हो गई है। अब मुझे पता नहीं मेरा पैसा कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई जमा की थी। सबसे ज्यादा निवेशक यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार पहुंचे। ये हाजीपुर के जाड़ुआ गांव के मनोज शर्मा हैं। दिहाड़ीदार मजदूर हैं। 36,000 सहारा की स्कीम में लगाए थे। पैसा नहीं मिला तो सरकारी पोर्टल पर भी अप्लाई किया, लेकिन हाथ मायूसी के अलावा कुछ और नहीं लगा। तो हम ऑनलाइन भी करा लिए। अब ऑनलाइन के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया अभी तक। अब इसका कुछ ज्ञान होना चाहिए ना भाई, पैसा वापस आने के लिए। अच्छा, कितना पैसा जमा किए थे? अभी 36,000 रुपया है एक पेपर में। हाजीपुर के जाड़ुआ गांव में ही हमें प्रेमलता भी मिली। 62 वर्ष की उम्र में सिलाई कढ़ाई का काम करती है ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। ये नौबत क्यों आई? कितना पैसा प्रेमलता ने सहारा में लगाया और कैसे उसका हंसता खेलता परिवार और उसके सपने उजड़ गए, ये खुद प्रेमलता से ही सुन लीजिए। 15-15 हज़ार करके 2 बार पैसा जमा किए जी। और एक जमीन का टुकड़ा था, वो भी बेच करके मैंने जमा किया कि जे भविष्य में वो डबल हो करके मिलेगा तो बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अब लड़की थे 2 ठे उस समय, उसकी शादी करेंगे। और वो पैसा कम मिचूर हुआ पर पैसा मिला नहीं मुझे। और सिलाई बुनाई करते हैं, यही सब काम कर करके पैसा हम जमा किए थे। अच्छा। बच्चा लोग अच्छा पढ़ लिख भी नहीं सका। बच्ची लोग की शादी भी किए तो मजबूरी के साथ ही शादी करना पड़ा। अब इनसे मिलिए, ये रिंकू देवी हैं। पति मजदूरी करता है। रिंकू पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। रिंकू ने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए रोज 20-20 रुपए सहारा में निवेश किए। पैसा डूबा, उम्मीद टूटी, तो अब भविष्य अंधकार में दिखता है। हम 20-20 रुपया काट कर जमा किए थे। हम सोचे कि मेरा 2 ठो लड़की है, हम शादी ब्याह करेंगे, निकलेगा तो लालच कर कर के सहारा में हमको पैसा सब जमा करवा दिया। 300 रुपया कमा के लाते थे तो उसी में से चुरा नुका के 10-20 रुपया रखते थे तो जमा करते थे। कहाँ से चुरा लेते थे? पति के पॉकेट में से चुराते थे। अच्छा, और पैसा जो है कि फंस गया आपका? तब फंस गया। तब सुनते हैं कि अब मालिक भी मर गए हैं तो हम लोग के टेंशन हो रहा है कि पैसा मिलेगा कि। यूपी से लेकर बिहार तक सहारा के निवेशक खून के आंसू पी रहे हैं।
ये तो सिर्फ गिने चुने परिवारों का दर्द है जो कैमरा पर छलक रहा है। ऐसे 9 करोड़ परिवार हैं जिन्होंने सहारा ग्रुप में निवेश किया है। उनकी गाड़ी कमाई का क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब तक नतीजा सिफर रहा है। सिर्फ उम्मीदों के सहारे ये लोग दिन काट रहे हैं। लोग परेशान हैं, जायज़ है उनका परेशान होना। वैसे सहारा के बुरे दिन शुरू कब हुए? इस ग्रुप के डूबने की वजह क्या है? सबसे पहले सहारा के बुरे दिन शुरू हुए प्राइम सिटी का आईपीओ आने से। तब सुब्रत राय सहारा पर निवेशकों के पैसे गलत तरीके से दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करने का आरोप लगा। उन्हें 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। सहारा ग्रुप के किस किस सेक्टर में निवेशकों का कितना पैसा लगा है और सहारा का साम्राज्य है कितना बड़ा, अब इस पे गौर कर लीजिए जरा। सहारा ग्रुप की 4 बड़ी कंपनियों में करीब 10 करोड़ निवेशकों का तकरीबन 87,000 करोड़ रुपया निवेश हो चुका है। पहली कंपनी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरी कंपनी है सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथी स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 2011 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा ग्रुप को 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का ऑर्डर दिया। ये निवेशक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। अदालत ने 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि भारत के फाइनेंशियल और रेगुलेटरी हिस्ट्री में इतना इंटरेस्टिंग केस कभी नहीं आया होगा कि जहां पे 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भर के सेबी के ऑफिस पहुंचाए गए और क्लेमेंट कोई नहीं। कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो एक क्लासिक केस है जहां बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के नेक्सस को किस सफाई से कानूनों के दायरे में रह के पूरी कागजी कार्रवाई करके अंजाम दिया जा सकता है। सेबी ने सहारा ग्रुप की कंपनियों में अब कितना पैसा रिकवर किया और ये कितना बाकी है, इसकी जानकारी खुद सेबी ने अपने पोर्टल पर दी है। सेबी का क्या दावा है? सेबी कहती है मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप की 25,163 रुपए की धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा हुई। 31 मार्च 2022 तक रिफंड के लिए 19,650 आवेदन आए। इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदकों को 138 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई। 87,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था और ये अब जाकर जो है 138 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई। इस रिफंड में 68 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल थी जो ब्याज देना बनता था। सेबी का शिकंजा सहारा ग्रुप की अन्य कंपनियों पर भी कसा। इसमें SIRECL और SHCIL शामिल है। ये 2 कंपनियां थी। इनके निवेश में भी गड़बड़ियां पकड़ी गई थी। 25,000 करोड़ जो सेबी के पास सहारा के डिपॉजिटर्स के लिए जमा हुआ है वो 2022-23 में मात्र 1,000 करोड़ डिस्पर्स हो पाया। इसमें दिक्कत ये आई कि उन लोगों के रिकॉर्ड्स ट्रेस नहीं हो पा रहे थे जिन लोगों के ये फंड्स हैं। रिकॉर्ड्स में मिसमैच आ रहा है, कहीं रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, कहीं इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कहीं डिपॉजिटर्स संसार में नहीं है, कहीं उनके वारिस क्लेम कर रहे हैं। ये पैसा उस रफ्तार से डिपॉजिटर्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है जिस रफ्तार से शायद पहुंचना चाहिए था। ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है। हालांकि सारा डेटा कंपनी के पास है पर क्योंकि कंपनी के मुखिया नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आप ये जान लीजिए कि सहारा ग्रुप के पास कितनी संपत्ति है, इसका भी एस्टीमेट किया गया है। और असेसमेंट करना इसलिए भी जरूरी बनता था क्योंकि जितना निवेशकों का पैसा आया है वो लौटाना है, वो इससे लौटाया जा सकता है या नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर निवेशकों को अपनी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हालांकि पोर्टल के जरिए अभी तक निवेशकों को पैसा वापस मिलना शुरू नहीं हुआ है। पहले जो सहारा ग्रुप का साम्राज्य है उस पर गौर कीजिए। सुब्रत राय सहारा ने अपने पीछे 2,60,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़ी है।
इसके अलावा उनके पास 31,000 एकड़ का लैंड बैंक भी था और देश भर में 5,000 से ज्यादा ऑफिस यूनिट हैं। साथ ही लखनऊ का सहारा शहर, सहारा मॉल, 5 सितारा होटल जैसी संपत्तियों के अलावा अरबों की जमीन भी है। सेबी के पास सहारा ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पड़ी हुई है, उनके निगरानी में है। सहारा रिफंड पोर्टल यानी जिस पर आप अपना डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं, crcs.gov.in, इन पर निवेशक अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के निवेशक ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी नहीं। सिर्फ 22 मार्च 2022 से पहले सहारा में जिन निवेशकों ने पैसा लगाया वही इस पोर्टल के जरिए रिफंड के हकदार होंगे। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक को मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार के लिंक, मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जो उसके पास होंगे सुरक्षित रिकॉर्ड के तौर पर, वो अपलोड करने होंगे। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1800-103-6891 और दूसरा नंबर जो दिया गया है 1800-103-6893। इस पर भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। सहारा निवेशकों की ऐसी ही हालत है। पोर्टल बना लेकिन किसी काम का नहीं, ना पैसा रिफंड हो रहा है और ना वो दस्तावेज मैच कर रहे हैं जो सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को थमाए थे। अब देश भर के करोड़ों निवेशक अपनी किस्मत को न कोसे तो और क्या करें। वैसे ये समाधान नहीं है, सवाल लोगों की गाड़ी कमाई का है। सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जब बाजार में आती हैं, रातों रात रकम दुगना चौगना करने के सपने दिखाती हैं और फिर पब्लिक को जमकर चूना लगाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन वो सिस्टम जिसकी लापरवाही का खामियाजा आज करोड़ों निवेशक भोग रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पीले सोने की पड़ताल का दूसरा हिस्सा दिखाना है। कल हमने आपको बिहार में अवैध खनन की तस्वीर दिखाई थी। आज हमारे रिपोर्टर पंजाब पहुंचे। सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जनता से वादा किया था कि शासन में आते ही अवैध खनन रोक देंगे। लीगल माइनिंग से हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा सरकार को, लेकिन बदले में सरकार को क्या मिला ये भी बताएंगे। और इससे क्या रेत नीति बदली सरकार बदलने के साथ? क्या लोगों को सस्ता रेत मिलने लगा? क्या वाकई इलीगल माइनिंग वाली साइट्स अब पंजाब में बंद हो गई हैं? एक एस्टीमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेता खनन चल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस अवैध रेता खनन को बंद करेंगे और जो अवैध रेता खनन का पैसा आज नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा महिलाओं की जेब में जाया करेगा। वादा भी बड़ा था और सपना भी। 1.5 साल बीत गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। माइनिंग से कितना पैसा आया, कितना रेवेन्यू मिला, ये बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पंजाब में रेत माफिया का हाल क्या है। क्योंकि सरकार दावा करती है कि अवैध माइनिंग पर नकेल कस दी, सबको लाइन पर ला दिया, मगर हमारे रिपोर्टर सचिन जब रोपड़ पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही थी। अवैध माइनिंग हो रही है, रोपड़ में है इस वक्त हम रूपड़ बेदी के पास। सामने आप देख सकते हैं मशीन जा रही है और ये मशीन जो है माइनिंग करके आ रही है यहीं साथ के एरिया में, और इससे भरा हुआ ट्रक जो है वो ऊपर जा चुका है। और सामने जो है पहाड़ जो है आप देख सकते हैं, जो निशान जो नजर आ रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर, ये फ्रेशली माइंड
साइट है जहां से तमाम जो पहाड़ जो हैं उनको खोदा जा रहा है। तो अवैध माइनिंग किस कदर हो रही है यहाँ रोपड़ ज़िले में, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बजरी, रेता और जो क्रशर इंडस्ट्री के पास जाएगा सारा माल और क्रश करके जो है उससे रेता और बजरी जो है अलग अलग करके जो है वो मार्केट में बेचा जाएगा। पर सवाल यही है कि ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, ये अवैध है, तमाम ये चीज़ें अवैध हैं और क्यों सरकार इसको चेक नहीं कर पा रही है। सचिन थोड़ा और आगे बढ़े तो अवैध खनन के नए सबूत दिखाई दिए। इतना बड़ा गड्ढा अमूमन तब होता है जब कोई एस्टेरॉइड गिरता है। सोचिए इतने बड़े हिस्से में 40 फीट नीचे तक अवैध माइनिंग जारी है। पंजाब का ये वो इलाका है जहां सरकार ने अभी माइनिंग का ठेका दिया ही नहीं है। कमर्शियल माइनिंग बंद है। इसके बावजूद मिट्टी भरे बड़े बड़े ट्रक निकलते दिखाई दिए। ये कहां जा रहे थे, इसका जवाब भी मिल गया। क्रशर इंडस्ट्री ये भी दावा करती है कि हमारे पास जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो हिमाचल प्रदेश से आता है। पर तब भी सवाल यही होता है कि हिमाचल प्रदेश से कच्चा माल दूसरे राज्य में ले जाना जो है वो लीगल नहीं है, उसको नहीं ले जा सकते। सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है क्रश की हुई बजरी और रेत जो है वो हिमाचल से पंजाब की तरफ आ सकता है। तो फिर ये जो क्रशर हैं यहाँ रोपड़ जिले में ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है, जो सीधा सीधा संकेत है कि यहाँ पे अवैध माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। और इलीगल माइनिंग का आपको नज़ारा आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इलीगल माइनिंग ने जो है यहाँ पे तमाम जो सारा एरिया है उसको जो है वो एक बड़े खड्डे में तब्दील कर दिया है। आप देख। अब पंजाब की माइनिंग से जुड़े कुछ और तथ्य जान लीजिए। पंजाब में दो तरह की माइनिंग साइट्स हैं, कमर्शियल माइनिंग साइट्स और पब्लिक माइनिंग साइट्स। कमर्शियल माइनिंग साइट्स पर मशीनों से माइनिंग करके कच्चा माल क्रशर इंडस्ट्री को दिया जाता है। यहाँ से बजरी और रेत कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए बेचा जाता है। पंजाब में इस वक्त 38 कमर्शियल माइनिंग साइट्स चल रही हैं और 60 पब्लिक माइनिंग साइट्स। सरकार का टारगेट है कि 100 कमर्शियल माइनिंग साइट्स होनी चाहिए और 150 पब्लिक माइंस, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अब सवाल है कि जो सरकार कहती थी माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाएंगे, उसकी सच्चाई क्या है? क्या इतना रेवेन्यू आया? जरा आंकड़े देख लीजिए। 2022 में पंजाब सरकार को माइनिंग से 247 करोड़ रुपए आए और इस साल अभी तक 191 करोड़, यानी 1.5 साल में सिर्फ 438 करोड़ ही आए। यही वजह है कि विपक्ष भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। 20,000 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਚਾਹੇ लीडर है। पहले साल 155 करोड़ आए, दूसरे साल 200 करोड़ आए। अगर केजरीवाल साहब के हिसाब से 20,000 करोड़ लगाएंगे ना तो 100 साल में भी ये पूरा नहीं होगा। कि झूठ की पराकाष्ठा, अगर कोई पराकाष्ठा होती है मतलब जो जिससे ऊपर कुछ ना हो, वो है अरविंद केजरीवाल। माइनिंग खुलेआम चल रही है। हालांकि कम रेवेन्यू को लेकर पंजाब सरकार का अपना तर्क है। बात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर डाल दी गई। जब हमारी सरकार आई थी तो पहले 6-7 महीने तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से जो हमारी माइनिंग साइट्स हैं वो बंद रही थी। आने वाले समय में इसमें कलेक्शन भी बढ़ेगा और लोगों को जो रेत है वो सस्ते रेट पर डेफिनेटली मिलेगी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन पंजाब में माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। हर पार्टी दूसरे के खिलाफ माइनिंग के मुद्दे को बनाती है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन पंजाब में रेत का हाल क्या है? कितने का मिलता है रेत आम आदमी को? पंजाब में 2 साल पहले एक ट्रॉली रेत 2800 से 3,000 रुपए का होता था, अब 6,500 से 7,000 रुपए में आता है। पंजाब में रोपड़ और तरनतारन में इलीगल माइनिंग साइट्स हैं। ये 2 जिले हैं। रेत महंगा होने से पंजाब में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30% बढ़ गया है। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ा है। घर बनाना महंगा हो गया है। अब पंजाब सरकार ने क्या किया? पब्लिक माइंस खोल दी, जिसमें रेत का रेट 5 रुपए प्रति घन मीटर रखा गया है। 5 रुपए से
लोग यहां से सस्ती दरों पर रेत ले जा सकते हैं, मगर ट्रॉली और लेबर का खर्च उनको खुद उठाना पड़ेगा। या अपनी लेबर ले आइए या खुद भर लीजिए, लेकिन रेत के पैसे 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। पंजाब सरकार की नई नीति पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि बॉर्डर वाले इलाकों पर माइनिंग सही नहीं है, क्योंकि मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, बगल में पाकिस्तान है। जो बाहर की स्टेट से माइनिंग के द्वारा रेता पंजाब में आ रहा है, उसमें 6 रुपए फुट का एक गुंडा पर्ची आज तक उसका हिसाब नहीं हुआ कि जमा कहाँ हुई है। और मेरा ख्याल है कि इनको वो भी बताना चाहिए कि हाँ भी वो कौन और कैसे वो कहाँ जाता है वो पैसा जो आता है। सो माइनिंग तो इवन के हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत उसके ऊपर डांटा है कि जो कग्गर दरिया में और जो इधर हमारे बॉर्डर एरिया में माइनिंग हो रही है, उससे इवन के देश की सिक्योरिटी को खतरा है। सवाल एक और है, रेत माफिया की वजह से पंजाब को कितना नुकसान हो रहा है? अगर रिपोर्ट्स को हम देखें तो उनके मुताबिक भारत में सैंड माइनिंग का कारोबार 10 लाख करोड़ का है। पंजाब में 3000 एकड़ इलाके में अवैध खनन होता है। 2018 की रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हो चुका है। पंजाब में सैंड माइनिंग का कारोबार तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का है, मगर रेत माफिया की वजह से सरकार को सालाना 250 करोड़ रुपए भी नहीं मिल पाते। इलीगल 3000 करोड़ का सरकार को 250 भी नहीं मिल रहे। पंजाब को हर साल 2 करोड़ टन रेत की जरूरत पड़ती है अलग अलग कार्यों के लिए, और कमर्शियल साइट्स बंद हैं, इसीलिए अवैध खनन बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड है। अगर तेलंगाना और आंध्र की बात करें हम, आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ रिवर बेड का एरिया कम है, मतलब जहाँ से निकाला जा सकता है रेत और बाकी बजरी वगैरह, मगर इन दोनों राज्यों का राजस्व ज़्यादा है। तेलंगाना को सालाना 5,902 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, जबकि आंध्र को 4,756 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। लीगल सैंड माइनिंग से हो रहा है ये। अवैध खनन पर हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म नहीं होगी। कोई ये ना सोचे कि इस पार्टी का राज्य है इसलिए यहाँ आगे उस पार्टी का राज्य चलेंगे। ये धीरे धीरे सभी राज्यों में जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। ये आगे भी जारी रहने वाली है हमारी पड़ताल। देश के बाकी राज्यों में भी अवैध खनन के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट में तह तक जाकर पूरी खबर दिखाएंगे। 6 दिन हो गए उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे एक भी मजदूर को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। ड्रिलिंग मशीन से मलबे को गोदकर मजदूरों की वापसी का रास्ता बनाना है, पर 60 मीटर का ये काम कब पूरा होगा, दावे के साथ कोई भी बोलने को तैयार नहीं। मजदूरों के परिवार चिंता में है, लाजमी है, होनी भी चाहिए, और धीमे ऑपरेशन के कारण अब उनका गुस्सा भी फूटने लगा है। अभय सिंह 1300 किलोमीटर दूर बिहार के मुजफ्फरपुर से उत्तरकाशी आए हैं। उत्तराखंड की इस टनल में फंसे 40 मजदूरों में अभय सिंह का भांजा दीपक भी शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभय टनल के बाहर डटे हुए हैं, टनल में फंसे अपने भांजे के इंतजार में। लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उसे देखकर परिवार वालों का सब्र जवाब देने लगा। कल शाम को तो एक बार बात किए थे। आपको भी लगता है कि जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत ढीले तरीके से चल रहा है? ढीला तो बिल्कुल है, बिल्कुल ढीला है। और देखिए अब यहाँ के प्रशासन से ही जो उम्मीद है कि कब तक अब ये हो पाता है, अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहें। अब आप लोगों से क्या कह रहे हैं? रोज ये कहते हैं कि आज निकल जाएंगे, आज निकाल देंगे। ये बात तो पर डे हो रही है कि हाँ आज सुबह में काम, मतलब शाम तक हो सकता है कि सब लोग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये करते करते आज 6ठे दिन हो गया है। टनल में फंसे मजदूरों के परिवारों का गुस्सा बेवजह नहीं है, क्योंकि लोगों को निकालने का काम इतना धीमा है कि एक दिन में सिर्फ 12 मीटर ही ड्रिलिंग हो पाई।
वो भी अमेरिकन मशीन से, जबकि दावा ये किया गया था कि 1 घंटे में 1 मीटर तक ड्रिलिंग हो जाएगी। इसीलिए बिहार से आया ये परिवार आग बबूला हो रहा है कि रेस्क्यू में लगे एक्सपर्ट किस काम के। अगर 6 दिन बाद भी अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों को प्रशासन सिर्फ दिलासा और ढाढ़स बंधा रहा है। काम तो ठीक नहीं चल रहा है। 6 दिन होने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये तुरंत खत्म किया जाए। अभी तक 4 पाइप घुसा हुआ है, रात दिन एक करके सब पाइप घुसाइए और जल्दी निकालिए। ढीला रवैया चल रहा है, ढीला रवैया चल रहा है, इसे ढीला ही कहा जाता है। जब इतना अच्छा मशीन मंगाया गया, अमेरिकन ऑर्गन सब नाम ले करके बोल रहा है, तो ये इस तरह करके काम करता है क्या? बोला था कि 1 घंटे में 5 मीटर मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये डिंग मारने से नहीं होता है, सही काम कीजिए। और एक्सपर्ट क्या है, एक्सपर्ट का काम दिखाइए। बेटा है 3 साल का, 3 बेटी है। 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। तो ये पति आपके 6 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं, चिंता तो हो ही रही होगी। हाँ, तो नहीं होगा चिंता। नहीं लग रहा बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया? हाँ, लगा दिया। तो रोज उम्मीद होती है कि आज बाहर आ जाएंगे, आज बात हो जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है जी। हाँ। अब क्या उम्मीद है आपको? जल्दी से निकलिए, उसको बात करने, हम उसी से बात करेंगे। सब्र इनका भी टूटने लगा है। 6 दिन से इस शख्स के भाई गब्बर सिंह नेगी टनल में फंसे हैं। ये टनल के बाहर उसी दिन से मौजूद हैं, लेकिन अंदर हो क्या रहा है ये ना तो कोई रेस्क्यू को लीड करने वाला बता रहा है, ना कोई अफसर और ना ही प्रशासन। दिन जैसे बढ़ रहे हैं तो चिंता भी तो बढ़ रही होगी परिवार की। चिंता बढ़ती है, क्यों नहीं। मेरा तो सब्र का बांध टूट जा रहा है। अब दिल मायूस हो रहा है। मतलब हमारी बल्कि बस से बाहर है ये बात। अगर छोटी मोटी चीज़ है कि हम कहीं 10-5 फीट मतलब गहरा पानी खड़ा होता है, उसमें कूद जाते कि हमें चलो किसी प्रकार को निकाल लें, रस्सा उस्सा डाल के। अब ये तो मतलब कि इतनी बड़ा हिसाब किताब है कि इसमें तो इंसान क्या कर सकता है। इन परिवारों के लिए राहत की खबर सिर्फ इतनी है कि अंदर फंसे लोगों से बात हो पा रही है। आवाज सुनकर तसल्ली है कि अभी तक सब ठीक ठाक है। लेकिन जो अंदर फंसे हैं वो लोग बाहर कब आएंगे, इस सवाल का गोलमोल जवाब अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हर मजदूर के परिवार को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे का इंतजार है। बेशक मजदूरों के परिवारों को लग रहा है कि ऑपरेशन धीमा है। वैसे लग हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है कि काम धीरे चल रहा है, लेकिन सीएम साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम खुद इस मामले की दिल्ली से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूँकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन काम तेज़ी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। आप में से कई लोग नई तकनीक का इस्तेमाल करते होंगे। नए कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आजकल तो एआई का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। कई काम इससे भी हो जाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टेक्नोसेवी हैं। नई तकनीक हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, इसे लेकर मोदी काफ़ी उत्सुक रहते हैं। लेकिन आज दिल्ली में उन्होंने इसके नेगेटिव पहलू का भी जिक्र किया। असल में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें मोदी जैसा दिखने वाला एक शख्स गरबा और डांडिया खेलता दिखाई दे रहा था। इसी वीडियो पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा उनका भी डीप फेक वीडियो यानी फर्जी वीडियो सर्कुलेट हुआ। इसे लेकर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाने वाली कंपनी से भी बात की ताकि वो डीप फेक वीडियो पर डिस्क्लेमर लगाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या
ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं, और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हो ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है। चलिए सीधे चलते हैं, आपके कमेंट्स पर क्या लिखा है आपने फटाफट देख लेते हैं। ये नवनीत कुमार लिखते हैं, सिविल सर्जन को जेल में डाला जाए, सारा फर्जी काम इसी के कारण होता है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, इन फर्जी को फांसी दो। ये जो हमने कल एक डॉक्टर का दिखाया था किस तरह से वो गलत तरीके से बिना डॉक्टरी के ऑपरेशन कर रहे थे। मिथिलेश कुमार लिखते हैं, निष्पक्ष मुहिम चलाइए, जनता आपके साथ है। निष्पक्ष ही होगी मिथिलेश जी, और ये कह रहे हैं उस कमेंट पर जो हमने एक रेत को लेकर, खनन माफिया को लेकर हमने जो मुहिम चलाई है उसको लेकर। लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।